साथियों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव में विपक्षी एकता पर सवाल, वोटर लिस्ट पर संग्राम। चुनाव आयोग द्वारा बीती 25 जून से बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने यानी लगभग नवंबर में विधानसभा चुनाव होने के संकेत बिहार में मिल रहे हैं। इस प्रक्रिया का विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी ईडी गठबंधन विरोध कर रहा है। विपक्ष इस मसले पर कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की 9 राजनीतिक पार्टियों ने याचिका दाखिल की है, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने 10 जुलाई को सुनवाई की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने 9 जुलाई बिहार में चक्का जाम करने का निर्णय लिया था और बिहार बंद लगभग उनका सफल रहा था। विपक्ष की राजनीति और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा आभास हो रहा है मानो मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण से उनका बनाया बनाया खेल बिगड़ गया। साथियों, बहरहाल वक्त बिहार में विपक्ष की राजनीति का चक्का जाम का दिखाई दे रहा है। निर्वाचन आयोग देश में अवैध रूप से बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आकर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है, वैसे लोगों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथियों, यह सब ठीक है, लेकिन यह काम लोकसभा के पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? विधानसभा में ही क्यों जरूरत पड़ी? और अगर लिस्ट फर्जी है और बांग्लादेश अन्य देशों के लोग वहां रह रहे हैं, तो फिर लोकसभा का भी चुनाव निरस्त होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी अवैध रूप से बिहार आकर बस गए, उनका वोट विपक्ष को जाता है। विपक्ष को जाता है या सत्ता को जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब सत्ता को पता है कि यह वोट विपक्ष को जाता है, इसलिए इस वोट को कटवाना जरूरी है। अगर वोट कटवाना था तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कटवाना चाहिए था। चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है वोट? यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हो या ओबीसी, इनको इस बात का डर सता रहा है कि मतदाता सूची से यदि इनका नाम कट गया तो उनका राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जबकि 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों ही राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है। साथियों, क्योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों की बड़ी संख्या है।
इसी वजह से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। बिहार के सीमाल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है साथियों। पिछले 30 वर्षों से पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है। किशनगंज, हल्दिया, कटिहार और पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी 40% से 70% तक हो चुकी है, यानी लगभग दुगनी के करीब। यही कारण है कि वर्षों से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोक की मांग उठती रही है। मांग उठती रही है तो रोका क्यों नहीं गया? कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरें उठी हैं। केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी तो बिहार में इस इलाके से भी विरोध के सुर उठे थे साथियों। जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 17.70% मुस्लिम मतदाता। वहीं बिहार में 2 से 43 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। तो साथियों, इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें 10 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता। जानकारों का मानना है कि चुनिंदा क्षेत्रों में अगर एक निश्चित मात्रा में नाम कट जाएं तो मुकाबला कमजोर हो जाएगा। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM ने भी विपक्ष के सामने संकट पैदा कर दिया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखकर कहा कि MIM को महागठबंधन में शामिल किया जाए। साथियों, राजद की ओर से पहली प्रतिक्रिया में पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने इनके लिए मना कर दिया है। असल में AIMIM ने राजद और कांग्रेस दोनों को उलझा दिया है। साथियों, ये दोनों पार्टियां कहती रही हैं कि ओबीसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है और हर बार राजद कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ओर से तालमेल पहल की है। अगर राजद कांग्रेस तालमेल के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर कैसे MIM पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाएंगे? राजद और कांग्रेस की स्थिति सांप और छछूंदर वाली हो गई है साथियों। ईडी गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को टक्कर देने के लिए दो तरफ योजना बना रहा है। इसके तहत वह कल्याणकारी योजनाओं के वादों के साथ सामाजिक न्याय का एक बड़ा मुद्दा भी पेश करेगा। साथियों, विपक्ष रोजगार की तलाश में गरीब बिहारियों के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के उपाय के रूप में विशेष रोजगार सृजन योजना की पेशकश करने के लिए भी काम कर रहा है। नेताओं को, पार्टियों को उसी समय क्यों याद आता है रोजगार वगैरह जब चुनाव होते हैं? विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि वह
स्थानीय भावनाओं को भी प्रभावित करने के लिए एक अभियान चलाकर यह दावा कर सकेंगे कि बिहार में कुछ नौकरशाहों के माध्यम से एक दिल्ली गिरोह सरकार चला रहा, वह भी ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शारीरिक फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव में उनका चेहरा कौन होगा, विपक्षी अभी अपना चेहरा तय नहीं कर पाया है। राजद तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री और विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन गठबंधन में इस ओर कोई सहमति नहीं है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल है। गठबंधन का कोई भी दल अपनी दावेदारी कम नहीं करना चाहता। ऐसे में विपक्ष भले ही ऊपरी तौर पर ताकतवर दिखाने के लिए एकजुटता दिखा रहा है साथियों, लेकिन अंदर खाने विपक्ष के चेहरे यानी सीएम प्रत्याशी के नाम को लेकर भारी उथल पुथल मची हुई है। सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से साफ किया जा चुका है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगा और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे। बिना चेहरे के चुनाव मैदान में उतरने से विपक्ष का पलड़ा कमजोर होना तय है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आएगा सामने तो निश्चित मान लीजिए कि विपक्ष कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इससे यह मैसेज जाएगा कि विपक्ष एकजुट नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन स्वराज के संयोजक जिन मुद्दों को आधार बनाकर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके हर मुद्दे की लगातार हवा निकाल रहे हैं। चाहे बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो या सामाजिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का मुद्दा हो, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष से 2 कदम आगे चल रहे हैं। चुनाव में अभी लगभग 3 महीने का वक्त बाकी है। तब तक राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी कहना मुश्किल है। दोस्तों, सत्ता की भूख देश में हर दल को है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी। देश की वास्तविक चिंता किसी को नहीं है। वह देश तरक्की करता है जहां आप कुर्सी का लालच छोड़कर लोग जनता की सेवा में लगते हैं। पहले लोग जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि कहा जाता था, जो जनता की सेवा के लिए लगता था, और नौकरशाह का मतलब जो नौकरी करता था शाही तरीके से। अब इन सब के मतलब बदल गए हैं। अब नौकरशाह किस स्थिति में है सभी को पता है, और नेता किस स्थिति में यह भी किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल बिहार की जनता सुनिश्चित करेगी कि बिहार की सत्ता किन के हाथों में देना। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त